हेलो दोस्तों, मैं विमल कुमार सारस्वत एडवोकेट। आज चर्चा करेंगे फैमिली कोर्ट एक्ट पर प्रीलिम्स और मेंस के एग्जाम के लिए। फैमिली कोर्ट एक्ट कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 एक्ट नंबर 66 है। 6 अध्याय हैं, 23 धाराएं हैं। 2/10/1986 को उत्तर प्रदेश में लागू हुआ। सेक्शन 2 में परिभाषाएं हैं, डेफिनेशन है। 2A न्यायाधीश, 2D कुटुंब न्यायालय। सेक्शन 3 कुटुंब न्यायालयों की स्थापना। तो सबसे पहली चीज़ इसमें यह है कि राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श से अधिसूचना द्वारा 10 लाख से अधिक जनसंख्या पर कुटुंब न्यायालय स्थापित होगा। राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श से कुटुंब न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार घटा बढ़ा सकती है या उसमें परिवर्तन कर सकती है। सेक्शन 4 न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बात करता है। राज्य सरकार उच्च न्यायालय की सहमति से न्यायाधीश नियुक्त कर सकेगी। अब न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कौन हो सकेगा? जिसने भारत में न्यायिक पद या किसी अधिकरण के सदस्य का पद, संघ या राज्य सरकार के अधीन ऐसा कोई पद कम से कम 7 वर्ष तक धारण कर चुका हो, जिसके लिए विधि के विशेष ज्ञान की अपेक्षा हो। बी क्लॉज में किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। सी क्लॉज में ऐसी अन्य अर्हताएं केंद्रीय सरकार भारत के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से विहित करे और 62 वर्ष के बाद न्यायाधीश नियुक्त नहीं होगा। इम्पोर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 7, जूरिडिक्शन की बात करता है, अधिकारिता की। तो इसमें कुटुंब न्यायालय को किसी जिला न्यायालय या किसी अधीनस्थ सिविल न्यायालय द्वारा प्रयोग किए जाने वाली पूर्ण अधिकारिता होगी। कुटुंब न्यायालय जिला न्यायालय या अधीनस्थ सिविल न्यायालय है। अब ये कौन कौन से कुटुंब न्यायालय जो है कौन से वादों को ग्रहण कर सकता है, यानी कि किन वादों को सुनने की अधिकारिता है? विवाह अकृत या शून्य घोषित, दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन, न्यायिक पृथक्करण या विवाह विघटन की डिक्री। विवाह की विधि मान्यता, वैवाहिक परिस्थिति के बारे में घोषणा के लिए बात, विवाह के पक्षकारों के बीच किसी संपत्ति की बाबत कार्यवाही, वैवाहिक संबंध से उत्पन्न परिस्थितियों में किसी आदेश या व्यादेश के लिए बात, किसी व्यक्ति के बारे में धर्मजत्व के बारे में किसी घोषणा का वाद, भरण पोषण का वाद, किसी व्यक्ति की संरक्षकता अथवा किसी अवयस्क की अभिरक्षा के संबंध में बात। इन वादों को सुनने की अधिकारिता फैमिली कोर्ट को होगी। बाकी धाराएं इम्पोर्टेंट इसमें नहीं है। धारा 9 समझौता कराने का प्रयत्न करने के लिए कुटुंब न्यायालय का कर्तव्य। धारा 11 है कार्रवाइयों का बंद कमरे में किया जाना। धारा 13 विधिक प्रतिनिधित्व का अधिकार। हाँ, धारा 13 में एक छोटी सी चीज़ ये है कि वैसे सभी जगह सभी केसों में एडवोकेट नियुक्त हो जाते हैं, किंतु यहाँ फैमिली कोर्ट में विदाउट परमिशन ऑफ द फैमिली कोर्ट एडवोकेट नियुक्त नहीं हो सकता है, यानी कि फैमिली कोर्ट की अनुमति के बिना केस में अधिवक्ता अपॉइंट नहीं हो सकता है। धारा 14 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का लागू होना। धारा 15 मौखिक साक्ष्य का अभिलेखन। धारा 16 शपथ पत्र पर औपचारिक साक्ष्य। धारा 17 में निर्णय दे रखा है। धारा 18 डिक्रियों और आदेशों का निष्पादन, ये भी इम्पोर्टेंट है।
किसी डिक्री या आदेश का निष्पादन उसी कुटुंब न्यायालय द्वारा किया जाएगा जिसने वह पारित किया है, या ऐसे किसी अन्य कुटुंब न्यायालय या मामूली सिविल न्यायालय द्वारा किया जा सकेगा जिसे वह निष्पादन के लिए भेजा गया है। धारा 19 अपीलों की बात करती है। इसमें यह है कि समझौते के आधार पर, मान लीजिए कोई डिक्री हुई है तो समझौते के आधार पर जो डिक्री हुई है उसकी अपील नहीं होगी। अपील 30 दिन के अंदर होगी। सब क्लॉज 4 में रिवीजन है, सेक्शन 19 के सब क्लॉज 4 में रिवीजन है। अच्छा, रिवीजन किस चीज़ का होता है? जैसे भरण पोषण का जो वाद होता है, और भरण पोषण के बाद में अगर भरण पोषण अलाउ कर दिया फैमिली कोर्ट ने तो उसका रिवीजन होगा। और एक और महत्वपूर्ण बिंदु इसमें यह है, जो प्री में कभी भी पूछा जा सकता है प्रश्न, कि जो भी अपील है फैमिली कोर्ट की, वो 2 या अधिक न्यायाधीशों की पीठ द्वारा सुनी जाएगी। बाकी सेक्शन 21 में नियम बनाने की उच्च न्यायालय की शक्ति है। उच्च न्यायालय काम के घंटे, अवकाश वगैरह के बारे में नियम बना सकती हैं। 22 में, धारा 22 में नियम बनाने की केंद्रीय सरकार की शक्ति है। केंद्रीय सरकार भारत के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से किसी न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकती है। धारा 23 में नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति है। राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श करने के पश्चात नियम बना सकती है। यहीं हमारा फैमिली कोर्ट एक्ट समाप्त होता है। थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर इसके हस्तलिखित PDF नोट्स चाहिए तो कमेंट करके अपने मोबाइल नंबर मुझे भेज दें, जिससे मैं उस पर आपको अवेलेबल करा सकूं। धन्यवाद।